हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन देखा था कि इंटीग्रेशन में हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें देखा था। तो अगर आपको याद हो कि हमने ये लिया था कि अगर मान लेते हैं हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट का हो, 1/x - a, है ना। अगर सिंगल टर्म होता है तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इजली। तो x - a × x - b फॉर्मेट का हो, या तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना, और नीचे लीनियर फैक्टर के टर्म में है, और अगर ऊपर में तुम्हारा कोई लीनियर फंक्शन भी होता है तो क्या फिर भी कोई फर्क पड़ेगा? फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी हम दोनों को क्या कर सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, और दोनों को करने का तरीका क्या होगा? सेम ही होगा, नहीं है? तो हम इसको क्या लिखेंगे? a/x - a प्लस b/x - b। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि a और b दोनों के केस के लिए अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का फॉर्मेट सेम टाइप का होगा, है कि नहीं? वैसे ही अगर हमारे पास अगर कोई तीन टर्म होता, नीचे में फैक्टर होता लीनियर फैक्टर x - a, x - b और x - c, है ना, और ऊपर में 1 होता, तो भी हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाते हैं क्योंकि डिवीजन अभी पॉसिबल नहीं है। अगर ऊपर में कोई लीनियर टर्म होता और नीचे में सेम टर्म होता तो क्या कोई चेंजेस होता? नहीं होता। अगर ऊपर में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता और नीचे में सेम यही फैक्टर्स होते तो क्या कोई चेंज होता? फिर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी भी इन तीनों केस में डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना। अभी भी हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो जब डिवीजन नहीं कर पाएंगे और लीनियर फैक्टर के टर्म में होगा तो यहाँ पे हम फिर से इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं, a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - c। बस डिफरेंस ये होगा कि इस तीनों केस के लिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी, है ना। ऐसे ही हमने एक और केस देखा था कि अगर हमारे पास नीचे में टर्म्स क्या हो रहे हो? रिपीट हो रहे हो, है ना। तो x - a होल स्क्वायर का टर्म हो, अगर ऊपर में कोई लीनियर फंक्शन नहीं है तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लीनियर फंक्शन होता है तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे और कैसे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे? तो फिर से हम एक कांस्टेंट a इंट्रोड्यूस करते हैं और इस वाले पार्ट का एक बार हम लेंगे, है ना। वैसे ही स्क्वायर है तो प्लस b/x - a का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, नहीं है? तो हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। वैसे ही अगर मान लो ऊपर में कुछ इसी टाइप का लीनियर हो और नीचे में क्यूबिक फंक्शन हो, x - a और x - b का होल स्क्वायर फॉर्मेट का हो, तो कैसे ब्रेक करेंगे? तो पहले तो इसमें पावर 1 है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, है ना, और इसमें पावर 2 है तो इसे हमें दो बार अलग अलग कांस्टेंट के साथ लिखना होगा। तो x - b प्लस c/x - b का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास इतने फॉर्मेट हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे कि कैसे ये चीजें सॉल्व होती है ना। और ये सब पार्ट इजी था। इसी लिस्ट में हम एक और लिस्ट ऐड कर रहे हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक लीनियर का टर्म हो ही, है ना। लास्ट क्लास में हमने जब पार्शियल फ्रैक्शन देखा था तो वहां पे हमने ये भी देखा था कि हमने उसको लीनियर फैक्टर या क्वाड्रेटिक भी बोला था, है ना। तो अगर हमारे पास लीनियर हो और साथ में अब लीनियर नहीं होके कोई क्वाड्रेटिक का टर्म हो, है कि नहीं, और ये क्वाड्रेटिक कैसा है? इस क्वाड्रेटिक को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इस वाले फॉर्मेट में नहीं आ रहा है ना, और ये x² प्लस a² फॉर्मेट में रिड्यूस होगा। याद होगा आपको कि हम कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से किसी भी क्वाड्रेटिक को x² माइनस a² माइनस x² या x² प्लस a² में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला इस फॉर्मेट का है। इस फॉर्मेट का क्यों नहीं है? सोचो जरा सा कि हम इस फॉर्मेट में क्यों इसको एज्यूम नहीं कर रहे हैं अभी। क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट का है तो यहां से हम फिर से इसे फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं, x - a इंटू एक्स प्लस ए, दिख रहा है? वैसे ही ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये क्वाड्रेटिक माइनस वाले के फॉर्मेट में है तो a² माइनस b² लगा के हम इसको
लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक है ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, कैन नॉट रिड्यूस टू लीनियर फैक्टर, कैन नॉट रिड्यूस टू लीनियर फैक्टर। तो ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाएंगे। अगर कन्वर्ट हो पा रहा है तब तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास है ही, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको एज अ होल पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करेंगे, तो ऊपर में फिर से डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना, वन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको एक कंप्लीट अलग अलग टर्म में सोचेंगे। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, अभी भी ये दोनों फैक्टर के टर्म्स में है या नहीं, है ना। तो इसको हम पहले फैक्टर वाले फॉर्मेट से ब्रेक कर लेंगे। तो इसको हमने फैक्टर में x माइनस ए किया, है ना, और ये वाला पार्ट को हम एक दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में ब्रेक करेंगे, नहीं है। लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके ऊपर में हम सिर्फ कांस्टेंट नहीं पुट कर सकते हैं, क्लियर है। तो जब तक ये लीनियर था तभी तक हम ऊपर में सिर्फ कांस्टेंट पुट कर रहे थे। जब नीचे में क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो हम ऊपर में भी फिर से एक लीनियर का फॉर्मेट ब्रेक करेंगे, है ना। तो यहां पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं, है ना, ये सी और ये सी डिफरेंट है, इसको C1 एज्यूम कर लो तो ये समझ में आ जाएगा, है ना। तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस, जब भी किसी ऐसा क्वाड्रेटिक हो जिसका लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं हो रहा है ना। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू इसको समझे हम, कि मान लो हमारे पास टर्म ये है x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो पहले वाले का एग्जांपल हम देख चुके हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये इस फॉर्मेट का हो तो कैसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे कैसे ब्रेक करेंगे, a बाई एक्स माइनस वन और प्लस ये, क्या हम इसको और लीनियर फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये फैक्टराइज हो जाता, है ना, लेकिन ये प्लस है तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, और ये फैक्टराइज नहीं होगा तो इसको इसके साथ हम अलग अलग कंबाइन करके लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक लीनियर फंक्शन। तो ऊपर में हम बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, क्लियर है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में इतने सारे वेराइटीज हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट में अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि ये चीजें हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन के सारे, ऑलमोस्ट सारे तरीके देख लिए, है ना, कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहां पे हम ये मेथड यूज कर पाएंगे, है ना। इसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे अभी तक जो कुछ भी हमने सीखा है वो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा हमें कि कैसे निकालना है। साथ ही साथ हमें प्रीवियस क्लास में हमने बस एक ही एग्जाम्पल किया था जहां पे हमने ये कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी, है ना। तो इसके पहले तक में कैसे कांस्टेंट कैलकुलेट करना वो हमने देखा है। तो कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं ताकि कांस्टेंट निकालना हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए, और पर्टिकुलरली इस केस में कांस्टेंट कैसे निकलेगा ये भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां से आप लोग को इस मेथड के सारे आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्या चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब हम आते हैं एग्जांपल्स में। मान लो हमने पहला एग्जांपल्स ये है कि इंटीग्रेशन हमें इसका करना है dx अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले इस फंक्शन को साइड में लिख लो क्योंकि हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन में जाएंगे। क्या पार्शियल फ्रैक्शन में जाना जरूरी है, पार्शियल फ्रैक्शन में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से ये चीजें जल्दी सॉल्व होंगी, है ना। हमारे पास ये टाइप 1 में भी ये फॉर्मूला था, तो टाइप 1 का फॉर्मूला अगर याद है आपको तो डायरेक्टली आप वहां से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर पाओगे, है ना। लेकिन वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि आप डायरेक्टली ये आंसर लिख पाओ, क्लियर है। तो फॉर्मूले से आप कर लोगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर यही 2 टर्म नीचे से 3 टर्म में कन्वर्ट हो जाए तो फिर कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो इसलिए हम ये पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे हैं, है ना। तो अब यहां पे हमें क्या लिखेंगे, a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू। और अब देखते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, ठीक है। तो जब हम यहां पे देखो राइट हैंड साइड में a बाई एक्स माइनस ए है और b बाई एक्स माइनस टू है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये कंप्लीट टर्म है, क्लियर है।
तो जब भी हमें कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी हो तो a के नीचे का फैक्टर कहां पे जीरो हो रहा है, 1 पे, है ना। तो हम डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू 1 पुट करके आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन कैसे निकालना है वो देखना है। तो जब भी हमें जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, हमें ये चेक करना है कि उसके डिनोमिनेटर वाला पार्ट कहां पे जीरो हो रहा है ना। तो ये वाला पार्ट कहां पे जीरो होगा, x इक्वल टू 1 पे। राइट हैंड साइड में इस x माइनस 1 वाले फैक्टर को हमें हटा देना है। तो x माइनस 1 वाले फैक्टर को अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1/x-2, और 1/x-2 में हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1-2। तो आंसर कितना हो गया, -1। कैसे निकला समझ में आ रहा है। वैसे ही जब b की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, b लिखेंगे, और b के नीचे वाला पार्ट कहां पे जीरो हो रहा है, 2 पे। तो इस तरफ वाले से ये वाला फैक्टर को हम हटा देंगे, और जो बच गया उसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 - 1 और ये 1, है ना। तो हमने a और b की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर ली। दूसरा भी एक मेथड था कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कर दो और कोफिशिएंट को कलेक्ट करके कंपेयर कर लो, है ना। तो वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। यहां से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो a और b की वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई, तो हम इसको यहां पे पुट करके आंसर निकाल पाएंगे। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी है, -1। तो -1/x-1 प्लस 1/x-2, है ना, और ये dx हो गया। क्लियर हो रहा है। तो ये चीज हमने कैलकुलेट की लिया। अब ये इंटीग्रेशन इजी है कि नहीं, तो अब क्या करेंगे, dx को अलग अलग, हमने इसको प्लस में ब्रेक कर लिया, अब इसको अलग अलग कर लो। तो ये माइनस dx/x-1 प्लस इंटीग्रेशन dx/x-2। और ये सब का इंटीग्रेशन करना आता है आपको, क्या लिख पाएंगे, -ln(x-1) mod प्लस ln mod x-2 प्लस c, है ना। सिंपल ये 1/x का इंटीग्रेशन है। तो यहां से हम ये चीज डायरेक्टली कर पाएंगे, कर लोगे, है ना। तो ये चीज मैं बार बार अब आगे नहीं करूंगा, ये सब बस इजी पार्ट है जो हमारे बेसिक वाले पार्ट में था, है ना। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कि ये चीज कैसे हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास ये एक फंक्शन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम डायरेक्टली ये मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर से हमें क्या करना होगा, पहले इसको अलग अलग हम, क्योंकि नीचे में 3 लीनियर फैक्टर है तो हमें इसे 3 पार्ट में ब्रेक करना होगा, a/x-1, b/x-2 प्लस c/x-3। और अब आते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। तो a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो a का टर्म कहां पे जीरो हो रहा है, 1 पे। लेफ्ट हैंड साइड में जो x-1 वाला फैक्टर है उसको हटा दो, बाकी सारे पार्ट में x इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 और -2। तो ये कितना हो गया, 1/2। तो a की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल पाए। b कितना होगा, b के नीचे का फैक्टर कहां पे जीरो हो रहा है, 2 पे। इस तरफ से x-2 वाला फैक्टर हटा दो, बाकी वाले पार्ट में x इक्वल टू 2 पुट कर दो। तो देखो यहां से पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -1, है ना। 2 - 1 1 और 2 - 3 -1। c की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करना है, किसमें, इस वाले पार्ट में, लेकिन x-3 वाले फैक्टर को हटा के। तो 3 पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 × 1, तो 1/2। क्लियर है। हमें ए बी सी तीनों वैल्यू मिल गई। तो अगर हमें अब इसे इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तो a कांस्टेंट है, a को बाहर ले लिया, x-1 प्लस b की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे -1 लिख दो, इंटीग्रेशन dx/x-2। और थर्ड वाला प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x-3। और ये तीनों पार्ट का इंटीग्रेशन अब आप कर सकते हो। ये सब कुछ क्या बन चुका है, बेसिक वाला पार्ट बन चुका है। क्लियर है। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन में ये होता तो क्या करते, 2x + 3/x-1 इंटू x-2 dx, है ना। तो अब देखो जस्ट अभी हमने किया है कि फिर से इसको हम अलग लिखेंगे। अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं और ये किसी फॉर्मेट का नहीं है ना। इसमें हम टाइप 1 टाइप 2 के फॉर्मूले यूज नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूमरेटर में 1 होता तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ पे लीनियर आ गया
तो वो फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं। लेकिन डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है और ये डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। और डिवीजन नहीं हो रहा है तो हम इसको सिंपली क्या लिख पाएंगे, a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू, है कि नहीं। अब फिर से a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो a कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल, x के नीचे वाला पार्ट क्या है, x माइनस वन, और ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू वन पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें x इक्वल टू वन पुट करना है, लेकिन x माइनस वन वाले फैक्टर को छोड़ के। तो जब इसको हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ इतना टर्म बचेगा, है ना। इस वाले टर्म में x की वैल्यू वन पुट करनी है, तो वन पुट करोगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, माइनस वन, और नीचे में माइनस वन। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, वन। इजली है, जल्दी हम निकाल पा रहे हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू टू पुट करनी है, लेकिन इस वाले फैक्टर को हटा के, तो जो फैक्टर बच गया वो क्या हो गया, इस वाले में। तो यहाँ पे x की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ऊपर में कितना होगा, फोर माइनस थ्री वन, और नीचे में फोर माइनस थ्री वन, और नीचे में टू माइनस वन वन, तो नीचे में भी वन आ गया। तो a और b की वैल्यू कितनी हो गई, वन। सिंपली यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, dx अपॉन कितना हो गया, वन dx अपॉन एक्स माइनस वन, है ना, प्लस dx अपॉन एक्स माइनस टू, है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे हमने माइनस ले लिया है ना, तो यहाँ पे भी माइनस कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं, और बाकी इसको इंटीग्रेट करना आता है आपको, और इसे इंटीग्रेट करना आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते हैं। तो अब ये समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकल रही है ना। जब भी हमें कांस्टेंट निकालना हो तो फैक्टर्स को देखना है, और लेफ्ट हैंड वाले पार्ट से उस फैक्टर को हटा के देखना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं रिपीटेड रूट वाला, कि रूट जब रिपीट होता है तब हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, dx अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब अगर हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि क्यूबिक फंक्शन है, तो हम इसे इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। लीनियर फैक्टर के टर्म में है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन पे चले जाएंगे। तो एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिपीट हो रहा है, और ये वाला पार्ट सिंगल है, तो पहले अलग अलग कर लो। एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो a के नीचे वाला कांस्टेंट कितना टर्म क्या है, एक्स प्लस थ्री, ये कहाँ पे जीरो होगा, माइनस थ्री पे। तो जब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे माइनस थ्री पुट कर देंगे, इस फैक्टर को हटा के। तो माइनस थ्री पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन बाय माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई फोर, है ना। अब देखो b की वैल्यू, जब हम b कांस्टेंट की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी होगी तो इसके नीचे वाला पार्ट कितना है, x प्लस वन, और x प्लस वन कहां पे जीरो हो रहा है, माइनस वन पे। तो माइनस वन एक्स प्लस वन वाला फैक्टर हटाएंगे, तो x प्लस वन वाला फैक्टर हटाओगे तो भी x प्लस वन का एक टर्म बच ही जाएगा, है ना। तो x की इक्वल टू माइनस वन पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो हम इस वाले कांस्टेंट की वैल्यू यहां से हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे इस मेथड से, है ना। लेकिन c की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट कहां पे जीरो हो रहा है, माइनस वन पे, और इस फैक्टर को हटाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आएगी, है ना। तो x इक्वल टू माइनस वन इस वाले पार्ट में पुट करो तो कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई टू। तो हमने जब रिपीटेड वाला पार्ट हो तो जो पार्ट हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रही हो सिर्फ उसका कांस्टेंट आप इस मेथड से निकाल पाओगे। अब हमारे पास b बच गया, ठीक है। तो b कैसे निकालेंगे हम, तो क्योंकि ये इक्वेशन x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है ना, तो a और b तो हमें मिल चुका है, बस हमें अगर एक इक्वेशन और किसी तरीके से मिल जाए तो हम b की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। a और c हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो b निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x की कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, है ना। लेकिन x इक्वल टू माइनस थ्री पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो पुट करके हम a निकाल चुके हैं। x इक्वल टू माइनस वन पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो पुट करके हम c निकाल चुके हैं। तो ये दोनों वैल्यू छोड़ के कोई सा भी एक x की वैल्यू इस इक्वेशन में दोनों तरफ पुट कर दो,
एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, है ना, और वहां से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे इजी वैल्यू बताओ कौन सी हमें समझ में आ रही है ना। तो x इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन x इक्वल टू 0 पुट करना ज्यादा इजी है कि नहीं। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0, x वाला टर्म हट जाएगा। तो देखो x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, 1/3। यहाँ पे पुट करेंगे तो a/3 प्लस b और प्लस c। अब देखो a पता है, c पता है, b निकाल पाएंगे कि नहीं, है ना। तो a की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 1/3 इक्वल टू 1/12 प्लस b माइनस हाफ, है ना। और यहां से b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे तो कितना होगा, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/12, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना कि कितना आता है। और बस हमें ये सीखना था कि ये फैक्टर कैसे हो रहा है ना। अब ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, तो अब ये इंटीग्रेशन हमारे लिए इजी होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमने a लिखा x+3 प्लस b इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1 प्लस c इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो इस वाले पार्ट में ये इंटीग्रेशन करना आता है, ये इंटीग्रेशन करना आता है, ये इंटीग्रेशन करना आता है। ए बी सी तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे ए बी सी कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो चीज हमें ध्यान देना है। जब भी रिपीट हो रहा हो तो वहां पे जो मैक्सिमम पावर का जो कांस्टेंट होता है वो पहले निकलता है ना। उसके लोअर वाले टर्म की वैल्यू हमें एक्स की कोई ना कोई वैल्यू पुट करके निकालनी होगी। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो यहां पे हमने ये एक छोटा सा ट्रिक यूज कर रहे हैं कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे हमें क्वाड्रेटिक वाला कोई पार्ट हो रहा हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन है dx अपॉन x+2 इंटू x²+1, है ना। अब देखो नीचे में क्यूबिक फंक्शन है, लेकिन ये किसके टर्म में है, फैक्टर्स के टर्म में, है ना। तो फैक्टर्स में है, भले ही लीनियर, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो हमने दोनों केस में देखा है, तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाएंगे, है ना। तो ये x²+1 लिखा। तो अब ये वाला पार्ट तो लीनियर है, तो लीनियर के लिए हम सिंपल एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो a/x+b। और ये वाला पार्ट क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, स्क्वायर का टर्म है। तो जो भी स्क्वायर का टर्म है तो ऊपर में हमें क्या लेना पड़ेगा, लीनियर वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम bx+c लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो कि abc हमें कैसे कैलकुलेट करना है ना। अब अगर हम इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक कर पाते हैं तो देखो, अभी हम बस इसको लिख दे रहे हैं, ठीक ना, dx अपॉन x+2। a और b कैसे निकालना है वो बस हम देखते हैं अभी, और bx+c अपॉन x²+1। ये वाला पार्ट तो हमारे पास क्या है, बेसिक फंक्शन है, ln में चला जाएगा। ये वाला पार्ट किस फॉर्मेट का है, याद करो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, है कि नहीं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। याद है हमने फॉर्मेट में किया था, याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक का जब फॉर्मेट आता है तो ये हमने फॉर्मेट 3 में किया था, है ना। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट 3 था टाइप 1 में। देखो लास्ट क्लास में हमने एक ट्री बनवाया था, वहां पे देखो लीनियर और क्वाड्रेटिक को मिक्स करते हैं, तो ये टाइप फॉर्मेट 3 वाला था। तो ये फॉर्मेट 3 यूज करके सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट टाइम्स a1 टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b1, याद है। और फिर हम अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व कर सकते थे। तो ये वाला पार्ट आप देखना कि कैसे सॉल्व होता है, अगर नहीं हो रहा होगा तो बताना, क्योंकि ये पार्ट आप लोग कर चुके हो, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें कि कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी, क्योंकि कांस्टेंट मिल जाएगा तो बाकी वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू निकालना तो क्या है, इजी है। देखो ए के नीचे वाला लीनियर है, कहाँ पे 0 हो रहा है, -2 पे, तो -2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन इस वाले फैक्टर को छोड़ के। तो कितना आ जाएगा, 1/-2 का स्क्वायर 2 + 4। तो ए तो हमारा इजिली निकल गया। अब बी और सी कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो अब देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे कहीं जीरो नहीं हो रहा है, तो जीरो नहीं हो रहा तो ये वैल्यू पुट करके हम निकाल नहीं पाएंगे, है ना। तो हम क्या ट्रिक यूज करेंगे, फिर से वही चीज कि क्योंकि ये इक्वेशन x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तो x की कोई सी भी इजी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लो, है ना। तो अब ये बताओ कि इसमें से कौन सी वैल्यू हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। तो देखो c सबसे पहले निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो b हट जाएगा, a ऑलरेडी पता है, बाकी सारा कांस्टेंट बन जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एट x इक्वल टू जीरो, 1/2, यहां पे जीरो पुट किया, a/2 प्लस यहां पे c/, सारा टर्म जीरो है, तो ये एक इक्वेशन मिल गया। a की वैल्यू हमें पता है, तो c कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/10। सॉल्व कर पाएंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 4/10, है ना। तो c हमें पता चल गया। अब c पता चल चुका है, अब b निकालने के लिए क्या करना होगा, तो अब हम जीरो यूज कर चुके हैं, -3 यूज कर चुके हैं, तो कोई और एक इजी सा वैल्यू पुट कर दो जिसके लिए हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, है ना। तो कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर दो या -1 पुट कर दो, कोई सी भी एक वैल्यू पुट करने से हमारा काम चल जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पुट कर लो, मान लो पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 2, 6 इक्वल टू a/3, 1 + 2, और इस तरफ कितना आ जाएगा b + c/2। अब इस वाले पार्ट में बताओ कि तुम्हें क्या क्या चीजें पता है ना। तो यहां पे देखो आप, हमें a पता है, हमें c पता है, दोनों वैल्यू पुट करके b निकल जाएगा, फाइंड कर पाएंगे नहीं, है ना। तो b हमें मिल गया, b पता है, a पता है, c पता है, सारा चीज हमारा कैलकुलेट हो चुका है। तो इसको हम इस टर्म में ब्रेक कर लेंगे और यहां से दोनों पार्ट को सॉल्व करना आता है, फॉर्मेट 3 का है, एक बार देख लेना अगर याद नहीं है तो, है ना। और बाकी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, क्लियर है। तो कैसे टर्म्स यूज हो रहा है ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जब भी इस टाइप का कोई टर्म होगा तो हमें सिंपली और इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि नीचे में कुछ और टाइप का फॉर्मेट रहता है ना। जैसे नीचे में दो क्वाड्रेटिक का टर्म आ गया, है ना, तो क्वाड्रेटिक का टर्म आ जाएगा, या इसी टाइप का कुछ और टर्म आ गया जो सिंपली हमें ये नहीं दिख रहा है कि वो फैक्टर में है या नहीं है, तो वो सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक दो टाइप का क्वेश्चन वो देख लेते हैं, तो आपका ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तब वो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास ये इक्वेशन है dx/(x² + 1 × x² + 4। अब अगर ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या ये डिवीजन यहां पे हो सकता है, तो डिवीजन तो नहीं हो रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर नहीं है, है ना। और अगर क्वाड्रेटिक वाले तरह से इसको हम देखेंगे तो क्वाड्रेटिक की तरह से ये चेक करने पे क्वाड्रेटिक के ऊपर में लीनियर का टर्म आता है ना, तो उस तरीके से हम इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम यहां पे ये चीज हमें पता है कि ये दोनों फैक्टर के टर्म में दिखाई दे रहा है और दोनों का पावर कितना है, एक्स का जो पावर है 2 है, तो इसको हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। देखो दोनों में x² का टर्म है ना, x² + 4, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये x² का टर्म है। तो अगर हम इसको x² को मान लो हम एक अभी के लिए फिलहाल के लिए हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो ये टर्म है ये क्या बन जाएगा 1 + 1/y + 1 × y + 4, नहीं है। और अब देखो अब तो ये लीनियर है ना, है कि नहीं। तो यहां पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये चीज x के टर्म में क्वाड्रेटिक है, लेकिन x² में क्या है, x² में अपने आप में क्या है, ये लीनियर का टर्म है ना। तो हम वो x² को y मान के इसको अब तो ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो अब जब ये ब्रेक होगा तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, a/y + 1 + b/y + 4। और अब यहां से a और b कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, तो a कितना हो जाएगा, y की वैल्यू -1 पुट करनी है इस वाले पार्ट में, तो कितना हो जाएगा 1/3। चेक करो प्रीवियस मेथड से हमने सॉल्व किया है,
और y इक्वल टू -4 यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, इस वाले पार्ट में। तो -4 पुट करेंगे तो इस वाले कांस्टेंट को हटा देंगे, इस वाले टर्म को हटा देंगे, तो -4 इस वाले में आएगा तो कितना आ जाएगा, -1/3। तो देखो हमने इसको कैसे ब्रेक किया, 1/3 बाहर ले लो, 1/y+1 -1/y+4, है ना। और अब फिर से y की वैल्यू हम x² पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो जो हमारा ओरिजिनल ये वाला पार्ट था, तो इस वाले पार्ट को हम सिंपली ये लिख पाएंगे, है ना। तो 1/x² + 1 को इंटू x² + 4 को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 1/3 इंटू 1/x² + 1 -1/x²+4, है ना। और अब अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो इस तरफ वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/3 कांस्टेंट है, dx/x² + 1 -1/3 dx/x²+4, है ना। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो यहाँ पे x² = y एज्यूम किया है, ये हमने सब्सटीट्यूशन नहीं किया है, ठीक ना। यहाँ पे बस हमने इसको इक्वल करके इक्वेशन को लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन नहीं है। हमने अभी भी हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन किसके टर्म में है, x के टर्म में। तो x² = y बस हमें सोचने के लिए था कि इसको हम एक लीनियर की तरह से सोच सकते हैं, है ना। तो ये x में क्या है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन x² में क्या है, लीनियर का टर्म है कि नहीं। वैसे ही अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो ऊपर में cos x dx है और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम ले लेते हैं sin² x माइनस थ्राइस sin x + 2, है ना। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो नीचे में क्वाड्रेटिक है और साइन का टर्म में ऊपर में हमें कॉस दिख रहा है। तो पहली चीज तो हमें sin x को t सब्स्टिट्यूट करना है ना। पिछले वाले में हमने एज्यूम किया था उसको और सॉल्व किया था, यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x dx की वैल्यू dt के इक्वल हो जाएगी, है ना। और इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो कितना हो गया, dt/t² - 3t + 2, है ना। और देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट फैक्टराइज हो रहा है, क्या लिख सकते हैं, t-1 t-2 इंटू t-1। और इसमें अब हम क्या यूज कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अब आपका पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो पाएगा, इजी है, कर पाओगे। a/t-2 + b/t-1, a और b कैलकुलेट कर लो पुट करके, और फिर लास्ट में t की वैल्यू को, क्योंकि हमारा आंसर t के टर्म में होना चाहिए, है ना। तो इस दोनों एग्जाम्पल में बस आपको ये समझना है कि हमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे करना है और एज्यूम कैसे करना है ना। ये दोनों अलग अलग चीज होती है, दोनों सेम चीजें नहीं है, ठीक है। तो लीनियर किसी हायर पावर में भी लीनियर का टर्म बन सकता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में x² में लीनियर था, यहाँ पे sin² के टर्म में फंक्शन था, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करके t में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लिया, है ना। तो ये यहां से पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो जब भी आपके पास इन केस क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो या क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हो, है ना, तो क्वाड्रेटिक में हमें यह देखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक को हम कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, है ना, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम इसको 3 टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, x² - a², x² + a² और a² - x²। और इस दोनों पार्ट में हम क्या यूज कर पाएंगे, है ना। तो ये अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक अगर इस 2 फॉर्मेट का बनता है तो यहां पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको दिख रहा हो, अगर स्क्वायर रूट का कोई टर्म नहीं हो, सिर्फ यही टर्म हो और डिनोमिनेटर में हो, है ना, ऑब्वियसली हम ये चीज डिनोमिनेटर के टर्म में ही पढ़ रहे हैं,
तो अगर ये सब चीजें डिनोमिनेटर में हो और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में हो, क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, है ना, तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये भी फैक्टर हो जाएगा, ये भी फैक्टर हो जाएगा, है ना। और इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर हमारा किस में चला जाएगा, tan इनवर्स में, है ना। तो क्वाड्रेटिक किसी भी फॉर्मेट का हो, हमेशा वो 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, और 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो 2 फॉर्मेट में तो तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाएगा, या इसी को हमने डायरेक्टली टाइप 1 का फॉर्मूला नंबर 1 और 2 लिखा था, है ना। तो टाइप 1 में जो फॉर्मूला 1 और 2 था, उसमें आप डायरेक्टली ये मेथड, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप आंसर लिख दो, पार्शियल फ्रैक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। या 2 से ज्यादा फैक्टर है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म हो तो वो आंसर tan इनवर्स में जाता है, याद होगा आपको, है ना। तो इस तरीके से हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे आने के बाद आप एक्सरसाइज 7.5, है ना, लास्ट क्लास में हमने 5 ही किया था, तो एक्सरसाइज 7.5 आप यहां पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने 7.5 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो अभी आप 7.5 कंप्लीट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे, जितने भी टाइप्स के थे वो सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। तो आप 7.5 कंप्लीट करो, उसमें अगर कोई डाउट आती है तो हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। और 7.5 आपका अब इजिली कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद असाइनमेंट एक मिल जाएगा, तो वो असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और आपको अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो अब आप 7.5 कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन के ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, बाय।